स्नेही विद्यार्थियों, सुप्रभात। स्नातकोत्तर पूर्वार्ध हिंदी साहित्य की कक्षा में आज हम मुक्तिबोध की सुप्रसिद्ध लंबी कविता अंधेरे में पर चर्चा करेंगे। उसके मूल पाठ वो व्याख्या अंशों को विस्तार देंगे। जैसे मूल पाठ के संदर्भ में मैं कुछ पंक्तियों का व्याख्या के लिए वाचन करती हूँ। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब, पहुँचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार, तब कहीं दिखने मिलेगी बाहें जिसमें कि प्रतिपल कांपता रहता अरुण कमल एक, ले जाने उसको धंसना ही होगा। झील के हिमशित सुनील जल में चांद उग आया है, गलियों की आकाशी लंबी सी चीर में तिरछी है किरणों की मार। उस नीम पर जिसके कि नीचे मिट्टी के गोल चबूतरे पर नीली चांदनी में कोई दिया सुनहला जलता है, मानो कि स्वप्न ही साक्षात अदृश्य साकार। मकानों के बड़े बड़े खंडहर जिनके कि सूने मटियाले भागों में खिलती ही रहती महकती रात रानी, फूल भरी जवानी में लज्जित तारों की टपकती अच्छी न लगती। भागता में दम छोड़ घूम गया कई मोड़, ध्वस्त दीवालों के उस पार कहीं पर बहस गरम है, दिमाग में जान है, दिलों में दम है, सत्य से सत्ता के युद्ध को रंग है। पाता हूँ सहसा अंधेरे की सुरंग गलियों में चुपचाप चलते हैं लोग बाग, दृढ़ पद गंभीर बालक युवागण, मंद गति नीरव, किसी निज भीतरी वात में व्यस्त है। कोई आग जल रही हो तो भी अंत इस विचित्र अनुभव। जितना मैं लोगों की बातों को पार कर बढ़ता हूँ आगे, उतना ही पीठ में रहता हूँ अकेला, पश्चात पद हूँ पर एक रेला और पीछे से चला और अब मेरे साथ हैं। आश्चर्य अद्भुत। लोगों की मुट्ठियाँ बंधी है, अंगुली संधि से फूट रही किरणें लाल लाल। यह क्या? मेरे ही विक्षोभ मणियों को लिए वे, मेरे ही विवेक रत्नों को लेकर बढ़ रहे लोग अंधेरे में सोच सा, किंतु मैं अकेला बौद्धिक जुगाली में अपने से दुकेला। गलियों के अंधेरे में मैं भाग रहा हूँ, इतने में चुपचाप कोई एक दे जाता पर्चा। कोई गुप्त शक्ति हृदय में करने सी लगती है चर्चा। मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ उसको, आश्चर्य, उसमें तो मेरे ही गुप्त विचार व दबी हुई संवेदनाएं व अनुभव पीड़ाएं जगमगा रही है। यह सब क्या है? आसमान झांकता है लकीरों के बीच बीच, वाक्यों की बातों में आकाश गंगा सी फैली, शब्दों के व्यूहों में ताराएं चमकी, तारक दलों में भी खिलता है आंगन जिसमें कि चंपा के फूल चमकते। शब्दाकाश के कानों में मैं गहरे तुलसी के श्यामल खिलते हैं चेहरे। चमकता है आशय मनोज्ञ सुखों से, पारिजात पुष्प महकते, पर्चा पढ़ने हुए उड़ता हूँ हवा में, चक्रवात गलियों में घूमता हूँ नभ पर, जमीन पर एक साथ सर्वत्र सचेत उपस्थित, प्रत्येक स्थान पर लगा हूँ मैं काम में, प्रत्येक चौराहे दुराहे वो राहों के मोड़ पर सड़क पर खड़ा हूँ। मानता हूँ मानवता अड़ा हूँ, और तब दिक्काल दूरियाँ अपने ही देश के नक्शे सी टगी हुई रंगी हुई लगती। सपनों की कोमल किरणें की मानो घनीभूत संघनित द्युतिमान शिलाओं में परिणत। ये सब दृढ़ीभूत कर्म शिलाएँ हैं जिनसे कि स्वप्नों की मूर्ति बनेगी सस्मित सुखकर, जिसकी की किरणें ब्रह्मांड भर में नापेंगी सब कुछ। सचमुच मुझको तो जिंदगी सरहद सूर्यों के प्रांगण पार भी जाती सी दिखती। मैं परिणत हूँ, कविता में कहने की आदत नहीं, पर कह दूँ वर्तमान समाज में चल नहीं सकता। पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय
बदल नहीं सकता। स्वातंत्र्य व्यक्ति का वादी छत नहीं सकता। मुक्ति के मन को जन को एकाएक हृदय धड़क कर रुक गया। क्या हुआ? नगर से भयानक धुआं उठ रहा है। कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। सड़कों पर मरा हुआ फैला है सुनसान। हवाओं में अदृश्य ज्वाला की गर्मी का आवेग। साथ साथ घूमते हैं, साथ साथ रहते हैं, साथ साथ सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं। जन मन उद्देश्य। पथरीले चेहरों के खाकी ये कसे ड्रेस घूमते हैं यंत्रवत। वे पहचाने से लगते हैं वाकई। कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। सब चुप। साहित्यिक चुप, कविजन, निर्वाक, चिंतक, शिल्पकार, नर्तक सब चुप हैं। उनके ख्याल से ये सब गप है, मात्र किंवदंती। रक्तपाई वर्ग से नाभि नाल वृद्ध से सब लोग नपुंसक भोग शिवा जालों में उलझे। प्रश्न की उथली सी पहचान, राह से अनजान, पाक रुदंती चढ़ गया उर पर। कहीं कोई निर्दयी, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। भव्यकार भवनों के विवरों में छिप गए। समाचार पत्रों के पतियों के मुख स्थूल गढ़ जाते संवाद, गढ़ी जाती समीक्षा, गढ़ी जाती टिप्पणी। जन मन ओशूल। बौद्धिक वर्ग है कृतदास, किराए के विचारों का उद्भास। बड़े बड़े चेहरों पर स्याहियाँ पुत गई। नपुंसक श्रद्धा सड़क के नीचे गहर में छिप गई। कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। कुएं के जहरीले मेघों के नीचे ही हर बार दुत निज विश्लेष गतियाँ। एक स्प्लिट सेकंड में शत साक्षात्कार। टूटते हैं धोखे से भरे हुए सपने। रक्त में बहती है शान की किरणें। विश्व की मूर्ति में आत्मा ही ढल गई। कहीं भाग लग गई, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। राह के पत्थर ढोकों के अंदर, पहाड़ों के झरने तड़पने लग गए। मिट्टी के लोंदों के भीतर व्यक्ति की अग्नि का उद्वेग भड़कने लग गया। धूल के कण में अनंत नाद का कंपन खतरनाक। मकानों की छत से गार्डर कूद पड़े धम से। घूम उठे खंबे भयानक वेग से चल पड़े हवा में। दादा का सोटा भी करता है दावपेच, नाचता है हवा में। गगन में नाच रही काका की लाठी, यहाँ तक कि बच्चे की पेपे भी उड़ती तेजी से लहराती घूमती है हवा में। स्लेट पट्टी एक एक वस्तु या एक एक प्राणाग्नि बम है। ये परमात्मा है, प्रक्षेपास्त्र है, धूम है। शून्याकाश में से होते हुए वे अरे अरी पर ही टूट पड़े अरिवार। ये कथा नहीं है, ये सब सच है। हाँ भाई, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। कहने का तात्पर्य ये है कि मुक्तिबोध बताते हैं कि तिलस्मी गुफा में जो रक्तिम प्रभा में नाई हुई आकृति उभरती है और तेजोदीप्त ललाट को देखकर उनके शरीरांगों में झुरझुरी का अनुभव होने लगता है। उसके गौरवर्ण आलोकपूर्ण नेत्रों, सौम्य मुखाकृति, स्नेहिल मनभावन रूप को देखकर जहाँ मन में अद्भुत आशंका का प्रादुर्भाव होता है, वहीं उसके प्रति स्नेह भाव की भी अनुभूति होने लगती है। उस आजानुभूत दिव्य आकृति का अपने समक्ष साकार रूप में खड़ी देखकर गंभीर आशंका से निमग्न हो उठते हैं। गंभीर आश्चर्य में डूबे हुए कवि द्वारा विचारग्न होने पर उसे ये ज्ञात हो जाता है कि जिस आकृति को मैं अब तक अपरिचित समझता रहा हूँ, वह और कुछ न होकर मेरी अब तक न हो पाई मेरी अभिव्यक्ति ही है। वो तो मेरे हृदय में सदैव रिश्ते रहने वाले ज्ञान के तनाव की मेरी आत्मा की मूर्ति है। वो मेरी उन संभावना, निहित प्रभावों, कल्पित आदर्शों की परिपूर्णावस्था की वह प्रतिमूर्ति है जिनको मैं अब तक व्यक्त न करके अपने अंध स्थल में ही छिपाता दबाता आया हूँ। इस तथ्य का स्पष्टीकरण करते हुए कि मेरी अंतरात्मा की आवाज़ को अंधेरी गुहा रूपी अवचेतन में कैद क्यों हो ना पड़ा। कवि कहता है कि मेरी अस्मिता, मेरा यह अहम भाव या अंतरात्मा
ऐसे प्रश्नों में उलझी रहती थी जो अत्यधिक गंभीर थे। वो यह नहीं समझ पाती थी कि शोषक वर्ग शोषितों का जो की भांति रक्त क्यों पीता रहता है। दीन दलित मजदूर वर्ग इतना विवश निरुपाय क्यों है, वह इस अन्याय का प्रतिकार नहीं कर पाता। इस शोषण से मुक्ति का उपाय क्या है आदि मेरे अंतर्मन के सभी प्रश्नात्मक विचार शासक पूंजीपति वर्ग के लिए खतरनाक थे। अतः बाहर की चहल पर जंगल से आने वाली हवा ने अतः शासक पूंजीपति मिल मालिक वर्ग ने फूंक मारकर मेरी ज्ञान ज्योति को बुझा दिया। उसने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी थी कि मेरे क्रांतिकारी या उदार चेता विचार अभिव्यक्ति ही नहीं हो सके। मुक्तिबोध की अधिकांश रचनाएं का उनकी मृत्यु के उपरांत प्रकाशित होना इस तथ्य का अभिद्योतन करता है कि प्रकाशन तंत्र पर अधिकार रखने वाले पूंजीपति वर्ग ने किस प्रकार उनके विचारों को समाज के सामने ही नहीं आने दिया था। कवि कहता है कि चूंकि मैं समाज में प्रगतिशील विचारों की ज्योति विकीर्ण करना चाहता था, मेरी अस्मिता ज्ञान की मशाल जलाने के लिए व्यग्र थी, अतः मेरी अस्मिता को यह सजा दी गई कि उसे गहन अंधकूप में डालकर मृत्युदंड दे दिया गया। उसे इस गहन अंधकूप में डाल दिया गया जहाँ वो तड़प तड़प कर मर जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि कविता की पंक्तियाँ सशक्त और तिलस्मोद्घाटक करती हैं, मुक्तिबोध जी के कटु संघर्षपूर्ण जीवन की झलक भी बताती हैं। हमारे देश के क्रांतिकारी अथवा प्रगतिशील कवियों का ये दुर्भाग्य रहा है कि उन्होंने अपने जीवन का आरंभ तो बड़े जोश खरोश से किया, किंतु शीघ्र ही शोषक पूंजीपति वर्ग के हथकंडों में फंसकर उनके कृतदास अर्थात हिज मास्टर वायस बनते रहे हैं। अर्थात उनके समक्ष किसी ऊंचे पद, मनभावन ऊंचे वेतन या सुख सुविधापूर्ण जीवन व्यापन का चुग्गा डालकर उनकी प्रगतिशीलता के दांत तोड़े जाते रहे हैं। मुक्तिबोध जी की विलक्षण विशिष्टता ये भी है कि वो उदर पूर्ति को ही अपना जीवन लक्ष्य नहीं समझते थे और न वे आत्मा को बेचकर किसी व्यभिचारी के बिस्तरी बने। वे कारुणिक दृश्यों से आंखें भी नहीं चुरा पाए, अपितु उनको उभार कर जगवासियों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। निहित स्वार्थ वाले शासक पूंजीपति वर्ग को ये कब सहन हो सकता था कि कोई उनकी कालिमा का पर्दाफाश करे। अतः समर्थ वर्ग ने उल्टे कवि को ही ये दंड दे डाला कि उसके अंतरात्मा की आवाज़ पर 7 ताले लगा दिए, उसे अभियुक्त होने पर समस्त मार्ग अवरुद्ध कर दिए। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी की युक्ति के अनुरूप। जब कवि के खतरनाक भाव विचार अभिव्यक्ति का अवसर ही न पा सकेंगे तो फिर उनके स्वार्थों को ठेस पहुँचने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रश्न थे गंभीर, शायद खतरनाक भी, इसलिए बाहर के गुंजान जंगलों से आती हुई हवा ने फूंक मार एकाएक मशाल ही बुझा दी कि मुझको यूँ अंधेरे में पकड़ कर मौत की सजा दी। कवि की जिंदगी के अंधेरे कमरे में चक्कर लगाने वाली आकृति, तिलिस्मी खो में गिरफ्तार व्यक्ति, तालाब के जल में से उभरती हुई श्वेत आकृति, वृक्षों के अंधेरे में छिपी तिलिस्मी गुफा में दृष्टिगोचर होने वाली रक्तालोक पुरुषाकृति और कुछ न कुछ स्वयं कवि की अस्मिता अथवा उसके अवचेतन में एकत्र हुए उन भाव विचारों का पूंजीभूत साकार रूप ही हैं जिन्हें समाज के सर्व सामर्थ्यवान शासक पूंजीपति वर्ग ने अव्यक्त होने का कोई अवसर ही नहीं दिया है। ये तथ्य निम्नांकित पंक्तियों से स्पष्ट हो जाता है कि वह रहस्यमय शक्ति अब तक न पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है। पूर्ण अवस्था वो निज संभावनाओं, निहित प्रभावों, प्रतिमाओं की मेरे पूर्ण आविर्भाव, हृदय में रिस रहे ज्ञान का तनाव हुआ आत्मा की प्रतिमा। यहाँ मुक्तिबोध को न दैन्यम न पलायनम के सिद्धांत में दृढ़ आस्था रखने वाला कवि स्वीकार करना चाहिए, तथापि संदर्भगत पंक्तियों में उनकी वह विवशता झलक रही है जिसके कारण वो चाहते हुए भी अपनी आशा आकांक्षाओं और विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर सके हैं। आगे कवि कहते हैं कि मेरे मन मस्तिष्क में उठने वाले प्रश्न समाज के शासक और शोषक वर्ग के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकते थे, इसलिए उन्होंने बाधाओं रूपी फूंक मारकर मेरी ज्ञान रूपी मशाल को ही बुझा दिया। मुझे अज्ञान के गहन अंधकूप में डालकर मृत्युदंड देने की चेष्टा की। मेरे उन नेत्रों पर मानो कोई घनी काली पट्टी बांध दी गई जिसके द्वारा मैं इस विषमतापूर्ण जनजीवन को खुली आंखों देखा करता था। मुझे खड़ी पाई
वाली सूली पर ईसा मसीह की भांति टांग दिया गया। जिस प्रकार ईसा मसीह को फांसी देकर उनका मुख बंद कर दिया गया था, वैसा ही व्यवहार मेरी अस्मिता के साथ किया गया, जिससे वो अपने प्रगतिशील उद्गारों को व्यक्त ही नहीं कर सके। मेरी इस अस्मिता को, जो बार बार मैंने मनुष्य चक्षुओं के समक्ष उभर उठती है, रिक्तता के अंधकारपूर्ण खड्ड में गिरा दिया गया, जिससे वह अचेत मूर्छित पड़ी रहे। अभिप्राय यह है कि मेरी अस्मिता के उन सामान्य जनोपयोगी विचारों, उनकी दशा को सुधारने संबंधी चिंतन को अपने लिए खतरनाक समझते हुए शोषक वर्ग ने अभिव्यक्त न होने दिया और ऐसा बंदिशें लगा दी कि वे प्रश्न विचार मेरे सचेतन मस्तिष्क से अवचेतन मस्तिष्क के अंधकार जगत में समा जाने को विवश हो गए। किसे काले देश की घनी काली पट्टी हो आंखों में बंध गई पंक्तियों के द्वारा कवि ने अपनी असहाय अवस्था का चित्रण किया है, जिसमें उसको उन्मुक्त भाव से सोचने विचारने की स्वतंत्रता रहने नहीं दी गई। आंखों पर घनी काली पट्टी बांधना जागरूक व्यक्ति को अंधकार में रखने की ओर इंगित करता है। कवि के अस्मिता उसके अवचेतन में स्थित उन भाव विचारों को मूर्तित रूप है, जिन्हें वह समाज के विधि निषेधों तथा शासक शोषक वर्ग के प्रतिबंधों हथकंडों के कारण उपयोग नहीं कर पाया है। किसी शून्य बिंदु के अंधियारे खड्ड में गिरा दिया गया मैं अचेतन स्थिति में। कहने का तात्पर्य यह है कि नाटकीय कौशल के लिए कविता को विभक्त कर दिया गया है। कविता में दो चरित्रों में व्यक्त कर दिया गया है। एक है काव्य नामक मैं, दूसरा है उसका प्रतिरूप वह। अंधेरे में का काव्य नायक एक आत्मनिर्वासित व्यक्ति है, जिसके आत्मनिर्वासन का प्रतीक है उसका गुहावास। हमारा विचार है कि काव्य नायक स्वयं कवि का ही प्रतिरूप है। अतः जिन अवसरों पर कवि काव्य नायक के उद्गारों का प्रथम पुरुष शैली में वर्णन करता है, वो उसके निजी जीवन से संबंधित है। इस संदर्भ में ये तथ्य भी उल्लेखनीय है कि चूँकि कविता का वह कविता के मैं का ही प्रतिरूप है, अतः कविता का मैं प्रकारांतर से कविता के वह के विचारों का भी प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरणार्थ संदर्भगत पंक्तियों का संबंध कविता के वह से है, किंतु उन्हें मैं के मुख से कहलवाया गया है।